ममता जी अपने बेटे की शादी में आए हुए सगे संबंधियों के साथ बैठी बातें कर ही रही थी कि तभी उनका बेटा पंकज बौखलाता हुआ अपने कमरे से निकला और बोला, माँ, ये कैसी जाहिल गवार लड़की से शादी करवा दी आपने मेरी। ना शक्ल ठीक है और ना सूरत। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो अपनी मान मर्यादा का ख्याल था। आपकी मान मर्यादा ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसी जाहिल गवार लड़की के साथ नहीं बिता सकता। इसलिए रखो इसे अपने पास ही और निभाते रहो इसके पिता को दिए हुए वचन को। गुस्से से बोलता हुआ पंकज अपना सामान बैग में भरते जा रहा था। बेटे की बातें सुनकर राम सिंह जी बोले, ऐसी बातें अब तुम्हें शोभा नहीं देती बेटा, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जीवन संगनी की भी जिम्मेदारी आ गई है, जिसे विवाह के पवित्र गठबंधन से बांधकर तुम इस घर की बहू बनाकर लाए हो। उसे तुम ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते। कैसी जिम्मेदारियां पापा, जिसके लिए मैं तैयार ही नहीं था। उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं आप लोगों ने मिलकर दो दो जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ सपने थे, जिसकी बलि आप लोगों ने चढ़ा दी। चीखते हुए पंकज ने कहा तो राम सिंह जी बोले, हाँ, मैं मानता हूँ बेटा, हमारी भी कई ख्वाहिशें थी, पर विश्वास करो बेटा, हमने जो किया वो बहुत सोच समझकर किया है। हमारा विश्वास रखो। सविता से अच्छी समझदार जीवन साथी तुझे नहीं मिलती बेटा। कितनी समझदार है पापा, वो दिख रही है मुझे। ऐसा कीजिए, आप ही उसे अपने पास रख लीजिए और उसकी समझदारी का अचार डालकर खाते रहिए। पर अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं अभी ही अपनी नौकरी पर जा रहा हूँ। कहते हुए पंकज वहाँ से बाहर निकल गया। राम सिंह जी और ममता जी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते रहे, पर पंकज गुस्से में उनका हाथ झटक कर कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजे के बाहर खड़ी सविता को बिना देखे ही वहाँ से चला गया। सविता ये सब देखकर और सुनकर काठ की गुड़िया सी खड़ी भूत बनकर सिर्फ आंखों से अनगिनत आंसू बहाए जा रही थी। एक क्षण में ही उसकी ख्वाहिशों की अर्थी सज चुकी थी। वो ख्वाहिशें जो हर कुंवारी लड़की अपने जीवन साथी के साथ देखना चाहती है। क्या गलती थी उसकी जो उसे जीवन भर का दर्द मिल गया। यही ना कि वो अपने बाबूजी के वचन का पालन कर रही थी। अभी कुछ घंटे पहले ही तो सविता अपने पीहर की दहलीज लांघकर ससुराल के चौखट पर आई थी और कुछ ही क्षणों में उसकी जिंदगी ने नई करवट ले ली। जिसके साथ शादी करके आई थी उसी ने उसको अपनाने से इनकार कर दिया। पता नहीं ये कैसे वचन की बेड़ियां बांध गए सविता के पिता, जिसके अंजाम के बारे में शायद ही किसी को पता हो। एक ऐसा वचन जो कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। सविता दरवाजे के बाहर जिंदगी के कटु सत्य से रूबरू हो ही रही थी कि तभी बेटे के पीछे भागती हुई ममता जी उसे देखकर वहीं रुक गई। पर फिर बेटे के मुंह में व्याकुल वो बेटे के पीछे भागते हुए बोलते जा रही थी कि रुक जा बेटा पंकज। लेकिन जब तक वो बाहर गई तब तक पंकज अपनी गाड़ी लेकर चल दिया था। अब तो ममता जी के ऊपर मानो पहाड़ी टूट पड़ा हो। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी नई नवेली बहू से नज़र मिलाएंगी, जिस बहू को अभी आए हुए एक दिन भी ठीक से नहीं हुआ है। उसे कैसे संभालेगी। यही सब सोचते सोचते ममता जी वहीं बरामदे में बनी सीढ़ियों पर निढाल होकर बैठ गई। एक तरफ बेटे का ऐसे नाराज होकर निकल जाना और दूसरी तरफ नई नवेली बहू के जीवन की चिंता। पता नहीं ये कैसी परीक्षा की घड़ी थी जो उन्हें दो राहों पर लाकर खड़ा कर दिया था। दिमाग में ये दुविधा चल ही रही थी कि तभी हाथ में पानी का गिलास लिए सविता ममता जी के पास आकर बैठ गई और बोली, माँ जी लीजिए, पानी पी लीजिए और चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त दर्द देता है तो मरहम भी वही लगाता है। मैं जानती हूँ इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर आपके बेटे की मुझसे शादी ना हुई होती तो आप लोगों का घर छोड़कर ये ऐसे नहीं जाते।
मैं ही बदकिस्मत हूँ जो बचपन में मेरे जन्म होते ही मेरी माँ छोड़कर चली गई। जवानी की दहलीज पर आई तो पिताजी छोड़कर चले गए, और अब शादी हुई तो पति मुंह मोड़कर चले गए। कहते कहते सविता भावुक हो गई। ना बेटा ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो ऊपर वाले का खेल है, और हमने तुम्हें इस घर की बहू मानकर कोई गलती नहीं की। ममता जी बोल ही रही थी कि तभी राम सिंह जी वहां आ गए और सविता के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, सविता बेटा, अपना दिल छोटा मत करो। जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए, और वचन से तुम ही नहीं बंधी थी बल्कि हम भी बंधे थे बेटा। मैंने ही तो तुम्हारे पिता के अंतिम घड़ी में वचन दिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल अपने अंतिम सांस तक निभाऊंगा, तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगा। इन सब में ना तुम्हारी गलती है और ना ही पंकज की गलती है। ये सब तो हमारी गलती है बेटा। हमने ही बिना बच्चों की राय जाने अपनी दोस्ती की खातिर तुम दोनों को ऐसे वचन में बांध दिया। पर मैं वादा करता हूँ कि मैं पंकज और तुम्हारे रिश्ते को एक सूत्र में बांधकर ही रहूँगा। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो बेटा। तुम्हारा ये बाप तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली जरूर भरेगा। ऐसा कहकर राम सिंह जी उदास मन से अपने कमरे में चले गए, और ममता जी सविता को वहीं अपने पास बिठाकर समझाने लगी। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। देखते ही देखते सविता राम सिंह जी और ममता जी की लाडली बन गई और अपनी अधूरी जिंदगी को अपने सास ससुर के प्यार की छवि में बिताने लगी। पर इन 4 महीनों में ना पंकज आया और ना ही उसका कोई संदेशा आया। एक दिन अचानक पंकज के नाम से फ़ोन की घंटी बजी तो ममता जी ने खुशी से फ़ोन रिसीव किया और बोली, पंकज बेटा, कैसे हो तुम? जी पंकज नहीं, मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ। वो आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और अभी वो आईसीयू में भर्ती है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी मुंबई अस्पताल में आ जाइए। एक्सीडेंट की खबर सुनकर ममता जी के पैर लड़खड़ाने लगे और वो रोते हुए जमीन पर बेसुध होकर गिर गई। उनकी ऐसी हालत देखकर सविता भागकर ममता जी के पास आई और उन्हें संभालते हुए बोली, माँ क्या हुआ है? माँ आंखें खोलिए ना, क्या हुआ है? कहते हुए सविता राम सिंह जी को आवाज़ लगाने लगी, बाबूजी जल्दी आइए, देखिए तो माँ जी को क्या हुआ है। सविता की तेज आवाज़ सुनकर राम सिंह जी भागकर ममता जी के पास आए और उन्हें हिलाते हुए बोले, क्या हुआ ममता, बताओ तो सही, किसका फ़ोन था? तो ममता जी घबराते हुए बोली, चलिए जी, जल्दी से हमें अभी के अभी निकलना है, वहाँ मेरा बेटा। कहते कहते वो फपक कर रो पड़ी। ये क्या कह रही हो पंकज की माँ, क्या हुआ हमारे बेटे को? ममता जी को झकझोरते हुए राम सिंह जी बोले, वो अस्पताल से फ़ोन आया था, वो पंकज का एक्सीडेंट हो गया है, न जाने मेरा लाल कैसा होगा। बेतहासा ममता जी रोते जा रही थी। कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, तुम भगवान पर भरोसा रखो और जल्दी से कुछ कपड़े और पैसे बांध लो, तब तक मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ। कहते हुए राम सिंह जी गाड़ी की व्यवस्था करने चले गई और इधर सविता पैसे लाकर ममता जी को दे दिए। थोड़ी देर में गाड़ी भी आ गई और सब लोग मुंबई के लिए निकल गई। पूरे रास्ते सविता चुप थी, उदास थी और मन ही मन अपनी किस्मत पर रो रही थी कि आखिर हर बार उसकी ही किस्मत में क्यों बिछड़ने का दुख लिखा है। माँ पिताजी को तो वो पहले ही खो चुकी थी, और अब जो पंकज जिंदगी की जंग लड़ रहा था, वो भले ही सविता को दिल से नहीं अपनाया था, पर वो था तो उसका पति ही। वो कैसे अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाती। इसीलिए तो ममता जी के मना करने के बावजूद भी साथ चली आई। आज उसे सच में भगवान से शिकायतें थी। वो आज तक अपनी तकदीर को स्वीकार करती आ रही थी, पर आज उसका सब्र जवाब दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके कर्मों की सजा पंकज भुगत रहा है। वो जब से पंकज की जिंदगी में आई थी, तब से सब बुरा ही बुरा हो रहा था। ममता जी का हंसता खेलता
प्यारा सा परिवार उसकी वजह से बिखर गया। राम सिंह जी का इकलौता बेटा उनसे मुंह मोड़कर चला गया और इन सब की वजह सविता अपने आप को ठहरा रही थी। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ के साथ सविता अतीत से बाहर आई। सामने देखा तो गाड़ी अस्पताल के सामने खड़ी थी। ममता जी और राम सिंह जी बिना पल भर की देरी किए अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए और रिसेप्शन पर पंकज के बारे में पूछताछ करने लगे। तभी वहीं बैठा पंकज का दोस्त आशीष उनके पास आया और बोला, अंकल जी, मैं पंकज का दोस्त आशीष हूँ, आप चलिए मेरे साथ। तो वो सभी आशीष के पीछे पीछे आईसीयू की तरफ चल दिए और बाहर खड़े होकर डॉक्टर का इंतजार करने लगे। उसी बीच राम सिंह जी आशीष को एक तरफ ले जाकर पंकज के एक्सीडेंट होने की जानकारी लेते हुए बोले, बेटा ये सब कैसे हुआ? अंकल जी, मुझे भी कुछ ठीक से नहीं पता, बस इतना पता है कि कल रात पंकज काफ़ी निराश था, उसका जॉब छूट गया था। फिर आशीष ने रवीना और पंकज की दोस्ती के बारे में बताते हुए कहा कि दरअसल बात ये थी अंकल जी, रवीना और पंकज एक ही कंपनी में काम करते थे। रवीना उसकी सीनियर थी। काम के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों शादी करना चाहते थे, पर आपके अचानक बुलाने पर पंकज घर गया और उसकी शादी सविता के साथ हो गई। आपके कस्में और वादे के चक्कर में बेचारा पंकज फंस गया और उसका असर उसके काम पर और उसकी ज़िंदगी पर पड़ा। शादी के बाद वो रवीना से दूरी बढ़ाने लगा और ये बात रवीना को हजम नहीं हुई और इसीलिए वो पंकज से झगड़ा करने लगी। उस झगड़े की वजह से उसका मन काम में ही नहीं लगता था और अपनी दोहरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए परसों शाम को पंकज ने अपनी शादी का सच रवीना को बता दिया, जिसके कारण दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी हुई। रवीना ने बॉस को कहकर पंकज को काम से निकलवा दिया। पंकज ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और कल रात 2 बजे शराब के नशे में गाड़ी लेकर बस कहीं निकल गया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं अंकल जी, बस मुझे सुबह 4 बजे अस्पताल से फ़ोन आया तो मैं भागकर यहाँ दौड़ा चला आया और तब से डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो नर्स बता ही रही थी कि काफ़ी गंभीर चोट आई है, इसलिए पिछले 2-3 घंटे से उसका इलाज चल रहा है। आशीष के मुंह से सच जानकर राम सिंह जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। ये क्या कर दिया मैंने? इतना बड़ा अपराध मुझसे कैसे हो गया? हे भगवान, मैंने 3-3 जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। काश मुझे थोड़ा सा भी आभास होता पंकज और रवीना के बारे में, तो मैं ऐसा कतई नहीं करता। हाय, इन सब में मेरा बेटा पिस गया। उसने अपनी ज़िंदगी को ही दांव पर लगा दिया। आज मेरी वजह से मेरा बच्चा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। कहते कहते राम सिंह जी बिलख बिलख कर रो पड़े। तभी आशीष उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अंकल जी, ये सब ऊपर वाले की देन है। वो जैसा चाहता है वैसा ही होता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। ये तो कर्मों का खेल है। इसीलिए ज़्यादा मत सोचिए अंकल जी, सब ठीक हो जाएगा। बस भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि अपना पंकज जल्दी से ठीक हो जाए। कहते हुए आशीष उन्हें अंदर लेकर आ गया। करीब आधा घंटे बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए और बोले, देखिए जी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब भगवान की मर्जी है। अभी पेशेंट के लिए 72 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, इसलिए ऊपर वाले से दुआ कीजिए। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हुए डॉक्टर खन्ना राम सिंह जी के कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ गए। 72 घंटे सुनकर ममता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं खड़ी सविता अंदर ही अंदर बेचैन हो रही थी। 72 घंटे काटना सभी के लिए काफ़ी कठिन था। ना कोई ठीक से खा रहा था और ना ही आराम कर रहा था। ममता जी और सविता वहीं अस्पताल के मंदिर में बैठकर भगवान के सामने अपनी अर्जी लगा रही थी। खैर, किसी तरह ये 72 घंटे बीते
और उन दोनों की तपस्या का फल मिला। रात के 12 बजे पंकज को होश आया। राम सिंह जी और ममता जी भागकर पंकज से मिलने आईसीयू में गए और उन दोनों के पीछे पीछे सविता भी अपने गंभीर कदमों से दाखिल हो गई। माँ और पापा को देखकर पंकज की आंखें भर आई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र माँ के पीछे खड़ी सविता पर गई तो उसकी नाराजगी और नफरत भरी निगाहें उसे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। सविता भावनाओं और संवेदनाओं को पढ़ना अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि किस्मत ने उसे आज तक यही तो दिया था। इसलिए वो आईसीयू से बाहर निकल आई और भगवान के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर आते जाते लोगों को देखकर खुद को संभाला और अपनी किस्मत की इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी कमर कस ली। उसे पता था कि पंकज उसे अपने आसपास भी नहीं भटकने देगा, चाहे उसके हालात कुछ भी हों। पर सविता भी दृढ़ निश्चय से भरी युवती थी। वो भी अपने क्रम से पीछे हटने वालों में से नहीं थी और अपना पत्नी धर्म निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए उसने अपने आंसू पोंछे और आईसीयू में चली गई। फिर थोड़ी देर बाद सभी नर्स के कहने पर बाहर आ गई, क्योंकि पंकज की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे सबके बीच रखा जाए। वो अभी भी अपने दर्द और जख्म से गुजर रहा था। खैर ममता जी और राम सिंह जी को तो बस इस बात की खुशी थी कि उनका बेटा उनकी आंखों के सामने है। हाँ, तकलीफ़ों से जूझ रहा है पर होश तो आ गया है। इसी बात के लिए दोनों पति पत्नी भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि तभी नर्स ने आकर कहा कि आपको डॉक्टर खन्ना अपने केबिन में बुला रहे हैं। नर्स की बात सुनकर वो सभी डॉक्टर खन्ना के केबिन में गए, जहां डॉक्टर खन्ना पंकज की रिपोर्ट चेक कर रहे थे। जी देखिए, मैं आप लोगों को कोई भ्रम में नहीं रखना चाहता, इसलिए यहाँ बुलाया है। आपके बेटे का एक्सीडेंट इतना भयानक था कि सिर में काफ़ी चोट आई है, पर अभी खतरे से बाहर है। एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है, तो उसे अभी ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। उसके कुछ ऑपरेशन भी किए गए हैं, तो काफ़ी दिन तक उसको उठने बैठने में दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर खन्ना की बातों से सभी के चेहरे पर गंभीरता की लकीर दिखने लगी, पर कर भी क्या सकते थे सिवाय भगवान से प्रार्थना करने के। खैर, 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर खन्ना ने उसे घर ले जाने की इजाज़त दे दी। पंकज घर तो आ गया था, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए 24 घंटे किसी न किसी को उसके पास रहना था। लेकिन पंकज सविता को अपने आसपास भी नहीं भटकने देना चाहता था। इसलिए पंकज की जिद और वर्तमान स्थिति देखते हुए ममता जी दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे की बात मान ली और सविता को समझाते हुए उससे दूर रहने के लिए बोल दिया और खुद ही अपने बेटे का ध्यान रखने लगी। पर एक रात अचानक राम सिंह जी की तबीयत खराब हो गई। उनका बीपी और शुगर काफ़ी हो गया। शायद पंकज की हालत को देखकर वे चिंतित रहने लगे थे और इसी वजह से अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। एक तरफ पति और दूसरी तरफ बेटे की हालत देखकर ममता जी काफ़ी परेशान हो गई। इसलिए उन्होंने सविता से कहा, सविता बेटी, मैं जानती हूँ अब तक तुम्हारे ऊपर क्या कुछ नहीं गुजरा। मैं चाहकर भी तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंग नहीं भर पा रही हूँ। मुझे माफ़ कर दे बेटा, पर अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो शायद और भी बुरा हो, क्योंकि अब से तुम्हें ही पंकज की देखभाल करनी है। उस दौरान तुम्हें बहुत कुछ सुनना और सहना भी पड़ेगा। पंकज तुम्हें अपने पास देखेगा तो तुम्हें भला बुरा कहेगा ही, पर बेटा सब सह लेना इस पवित्र रिश्ते की खातिर। देखना बेटा, एक दिन पंकज का दिल भी जरूर पिघलेगा और वो तुम्हें अपना ही लेगा। कहते कहते ममता जी की आंखें भर आई। प्लीज माँ, ऐसा मत बोलिए। आपने तो पूरी कोशिश की हमारे रिश्ते को ठीक करने की, पर शायद मेरी ही किस्मत में इस रिश्ते का सुख ना लिखा हो। तभी तो वे मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि मुझे अपने आसपास देखना भी पसंद नहीं करते। कहते कहते सविता की आंखों में भी आंसू उतरने लगे। ना मेरी बच्ची, ना
ऐसा नहीं कहते। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। भरोसा रख ऊपर वाले पर, सब ठीक होगा। फिर मन में एक आशा की उम्मीद लिए ममता जी सविता से बोली कि आज से तू ही पंकज के कमरे में सोएगी बेटी, क्योंकि मुझे तेरे पापा जी को भी देखना है। पर माँ, ये तो मुझे। तू चिंता मत कर बेटी, मैं पंकज को समझा दूंगी। अच्छा ये ले पानी और पंकज को दवा दे दे। उसकी दवा लेने का समय हो रहा है और रात को सोने से पहले उसके हाथों की थोड़ी एक्सरसाइज करवा देना, जैसे अस्पताल में नर्सों ने बताया था। ठीक है सविता बेटी, अब मैं जरा तेरे पिताजी को भी देख लूं। ऐसा कहकर ममता जी अपने कमरे में चली गई। पर सविता अभी भी असमंजस में डूबी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो पंकज के सामने जाए तो जाए कैसे। वो तो नफरत करता है उससे। वो तो एक पल भी उसे अपने आसपास नहीं भटकने देगा। पर मजबूरी थी, इसलिए सविता हिम्मत करके डरते डरते पंकज के कमरे में चली गई और जाकर जैसे ही टेबल पर पानी का गिलास और दवाई रखी तो गिलास रखने की आवाज़ सुनकर पंकज ने कहा, माँ, कब से मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। देखिए, मेरे पैरों में कब से खुजली हो रही है और मैं आपका नालायक बेटा उठकर अपने काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। माँ, सच में मैं आप लोगों पर बोझ बन गया हूँ। काश मैं उस एक्सीडेंट में ही मर जाता। कहते कहते पंकज की आंखें भर आई। इधर सविता भी पंकज के दर्द को महसूस करके भावुक हो गई। पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर पंकज की आंखों से छलकते हुए आंसुओं को पहुँच सके और उसके दर्द की हमसफर बन सके। खैर, ये तो उसके लिए एक सपना ही था, इसलिए बिना कुछ बोले ही पंकज के पैरों को धीरे धीरे से खुजलाने लगी। लेकिन जैसे ही सविता का हाथ पंकज के पैरों पर लगा, वैसे ही उसे अजनबी एहसास समझ आ गया और वो चीखते हुए बोला, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं मर जाना पसंद करूँगा, पर तुम्हें अपनी नज़रों के सामने देखना कतई पसंद नहीं करूँगा। निकल जाओ अभी इसी वक्त मेरे कमरे से। गुस्से से दांत पीसते हुए पंकज बोलते जा रहा था। पर इतना कुछ सुनने के बाद भी सविता बिना कुछ बोले ही पंकज के बेड को थोड़ा ऊपर करके उसे दवा देने लगी। पर पंकज नफरत भरी निगाहों से सिर फेर कर उसे बार बार भला बुरा सुनाता रहा। पर सविता उसके तानों को अपने सर माथे लगाकर पंकज को जबरदस्ती दवाई दे दिया और पंकज के ना चाहते हुए भी उसके हाथ और पैर का एक्सरसाइज करवाने लगी। अब तो हर दिन यही सिलसिला चलता रहा। पंकज सविता को खरी खोटी सुनाता और सविता उसे सर माथे लगाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करती रही। उधर ममता जी इस उम्मीद में आंखें टिकाए बैठी थी कि आज नहीं तो कल पंकज और सविता के बीच की दूरियां दूर हो ही जाएंगी, और शायद इसीलिए जानबूझकर सविता को उनके कमरे में भेजती थी। पर ऐसा अब तक कुछ नहीं हो रहा था। सविता भी अब तक एक भरोसे पर जी रही थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पर उसका ये सोचना गलत साबित हुआ, क्योंकि एक दिन जब दूध का गिलास पिलाते हुए गलती से सविता के हाथ से थोड़ा सा दूध पंकज के ऊपर गिर गया तो पंकज ने अपने एक हाथ से धक्का मारकर सविता को नीचे गिरा दिया और गुस्से भरी निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, किस मिट्टी की बनी हो तुम, जो किसी की नफरत समझ ही नहीं आती। तुम्हारे बदले कोई और लड़की रहती तो अब तक इस घर को छोड़कर कब से जा चुकी होती। पर तुम्हारे जैसी बेशरम लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जिसे अपमानित होने में भी मजा आता है। अनपढ़ गंवार औरत कहीं की। पंकज के हृदय भेदी शब्द सुनकर सविता चीख चीख कर रोना चाहती थी, पर रो ना पाई। शायद वो अब तक काठ की गुड़िया बन चुकी थी, जिसे कुछ नहीं दिखता सिवाय अपने कर्तव्यों के अलावा। वो अब तक इस घर में बस इसलिए टिकी हुई थी क्योंकि उसके सास ससुर उसे सर आंखों पर रखते थे, इसलिए अक्सर अंदर ही अंदर घुटती रहती। रात के अंधियारे में, अपनी तन्हाइयों में, अपने अकेलेपन में जी भरकर रो लेती थी और मन ही मन कहती कि एक बार पंकज जी की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद मैं
हमेशा हमेशा के लिए इस वचन की बेड़ियों को तोड़कर इस घर से और पंकज की जिंदगी से दूर हो जाऊंगी। पति की कड़वाहट ने सविता को इस कदर तोड़ दिया था कि वो अक्सर उदास रहने लगी थी। इधर उसके चेहरे की उदासी बढ़ती जा रही थी और उधर पंकज ठीक होने लगा। अब वो खुद से उठकर बैठने लगा था। सविता का निस्वार्थ सेवा भाव उसकी तकलीफों को कम करता गया। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे सविता के प्रति पंकज की कड़वाहट कम होती जा रही थी। देखते ही देखते कब 2 महीने निकल गए पता ही नहीं चला। अब तक पंकज के काफ़ी जख्म भर चुके थे, पर सविता के जख्म आज भी हरे थे, जिस पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं था। हाँ, ममता जी थी उसके साथ, पर वो एक सास के साथ साथ एक माँ भी थी, जिसे अपने बेटे से ज़्यादा हमदर्दी थी। और जब से पंकज का एक्सीडेंट हुआ था, तब से तो वो अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित रहती थी, क्योंकि वो अपने बेटे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। और इस कमी को सविता ने ममता जी की आंखों में पढ़ लिया था। इसलिए वो एक दिन सुबह सुबह सबके उठने से पहले ही घर छोड़कर निकल गई, एक ऐसे सफ़र पर जहाँ उसके साथ उसकी परछाई के अलावा और कोई नहीं था। सुबह सुबह सविता की आरती के साथ घर के लोगों की नींद खुलती थी, पर आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए चिंतित होकर ममता जी सविता को देखने उसके कमरे में गई, पर उसे सविता वहाँ नहीं मिली, तो भागकर रसोई में गई, लेकिन सविता उन्हें वहाँ भी नहीं मिली। तो परेशान होकर ममता जी राम सिंह जी के पास गई और घबराते हुए बोली, सुनिए जी, सविता कहीं नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ बताया भी नहीं। ऐसे तो वो कहीं नहीं जाती है, फिर आज कहाँ चली गई। कहते कहते ममता जी रोने लगी। अरे वही कमरे में या बाथरूम में होगी ममता, तुमने ठीक से नहीं देखा होगा। अच्छा रुको, मैं ही देख कर आता हूँ। कहते हुए राम सिंह जी उसके कमरे में चले गए। तभी उनकी नज़र टेबल पर रखे हुए पेपर पर पड़ी, जिसमें लिखा था, प्रणाम माँ और पिताजी। माँ, मैंने अपना फ़र्ज बहुत अच्छे से निभाया और अपने दायित्व को पूरा किया। अब मैं थक गई हूँ इस बेमतलब के रिश्ते के बोझ से, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। आप लोगों ने जो रिश्ते बांधे थे वो कभी मेरे थे ही नहीं, इसलिए इस वचन की बेड़ियों को तोड़ देना ही अच्छा है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा माँ और पिताजी। खत पढ़ते पढ़ते राम सिंह जी की आंखें भर आई। तभी ममता जी भी वहाँ आ गई। क्या हुआ जी, क्या लिखा है इसमें? ममता, हमारी सविता बिटिया हमें छोड़कर और इस रिश्ते को तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। हमने अपनी बेटी को खो दिया है ममता। कहते हुए राम सिंह जी वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गए। पंकज के पापा, ऐसे हिम्मत मत हारो और पुलिस स्टेशन जाकर सविता के गुम होने की खबर लिखवा दो। पता नहीं कैसी होगी हमारी बच्ची। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। कहकर राम सिंह जी घर से बाहर निकल गई तो ममता जी पंकज का नाश्ता बनाकर उसके कमरे में ले गई और खिड़की का पर्दा हटाते हुए बोली, उठ बेटा पंकज, जल्दी से ब्रश कर ले और नाश्ता कर। जी माँ। कहते हुए पंकज धीरे से उठा और बोला, माँ, आज सुबह सुबह आप और वो आपकी। कहते कहते वो एकदम से चुप हो गया, पर ममता जी समझ गई थी कि पंकज सविता की बात कर रहा है, इसलिए उसे कुर्सी पर बैठाते हुए बोली, वो अभी कभी नहीं आएगी बेटा, वो हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा चुकी है और रुकती भी किसके लिए। इतना कहकर ममता जी भी चुप हो गई। अपनी माँ की बात सुनकर आज पहली बार पंकज को सविता की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी पंकज अपने दिल की ना सुनकर ममता जी से बोला, अच्छा ही हुआ माँ चली गई, आखिरकार उससे हम सभी को छुटकारा मिल ही गया है। खैर छोड़िए ना, जल्दी से मुझे नाश्ता दीजिए। तो ममता जी उसे नाश्ता और दवाई देकर बाहर निकल गई, पर पंकज कहीं ना कहीं बेचैन जरूर था। उसे इंतजार था सविता की एक झलक पाने का। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था
कि सविता उसे छोड़कर जा चुकी है। उसे हर वक्त बस सविता के होने का एहसास हो रहा था। उसकी खुशबू उसकी सांसों में बस चुकी थी। वो उसे चाहने लगा था, पर कभी जता नहीं पाया। शायद उसका पुरुषत्व अहंकार उसे उसके सामने झुकने ना दिया। वो सविता से जितनी नफरत करता था, उससे कहीं ज़्यादा अब मोहब्बत करने लगा था। खैर, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। काश वक्त रहते उसे सविता के होने का एहसास हो जाता। काश वो उसके बलिदान के लिए दो मीठे बोल बोल पाता, तो आज सविता उसके पास होती। आज अपने किए पर पंकज बहुत पछता रहा था। उधर राम सिंह जी पुलिस स्टेशन ना जाकर अपने दोस्त के घर चले गए, जहाँ पर सविता थी। और ये बात सिर्फ राम सिंह जी ही जानते थे। दरअसल जब सविता घर छोड़कर जा रही थी, तब राम सिंह जी पानी पीने के लिए उठे थे। वे चाहते तो सविता को रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे चाहते थे कि सविता को वो सम्मान और अधिकार मिले जिसकी वो हकदार है। इसी कारण उन्होंने अपने दोस्त शेखर जी को फ़ोन करके सविता के जाने की खबर दी, ताकि वो लोग सविता को ले जाकर कुछ दिन के लिए अपने घर पर रख सकें और वो तब तक सविता के लिए कुछ बेहतर व्यवस्था कर ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सविता अब इस घर में घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी जिए। क्योंकि कई बार आते जाते पंकज के कमरे से पंकज के हृदय भेदी शब्द सविता के लिए सुन चुके थे, जो उन्हें अंदर तक झकझोर देते थे। वे कितनी ही बार रो देते थे उस बच्चे के लिए जो उनके दोस्त के वादे की बलि चढ़ गई थी। गलती तो उनकी भी नहीं थी, उन्होंने तो बस अपने मरते दोस्त को इस बात की तसल्ली दी थी कि सविता अकेली नहीं है, उसके साथ हम हैं। पर वो आज गलत साबित हो गई। 3-3 जिंदगियों को बर्बाद करके वे खुद की नज़रों में गिर चुके थे। इसलिए उनके अंदर ना इतनी हिम्मत थी और ना ये हालात थे कि वे पंकज को कुछ कह सकें। वे बेटे के साथ भी अन्याय कर चुके थे, इसलिए कुछ भी बोलने का हक खो चुके थे। पर जो गलती आज तक हो चुकी थी, उसे सुधारने का एक यही मौका दिखा उन्हें, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं पंकज इस वचन की बेड़ियों से बंध चुका था। तभी तो अपने दोस्त रवीना से दूरियां बनाने में कामयाब रहा। ये सब सोचते सोचते राम सिंह जी अपने दोस्त शेखर जी के घर पहुंच गए और सविता को देखकर हाथ जोड़ते हुए बोले, सविता बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं हार गया तुम्हारे हक को दिलाने में। मैं कुछ भी नहीं कर पाया तुम्हारे लिए बेटा। ऐसा मत कहिए पापा जी, प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दीजिए इन बेड़ियों से। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। क्यों आपने अंकल जी को कहकर मुझे यहाँ रोक लिया? प्लीज़ पापा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मैं नहीं आना चाहती आप सभी के बीच में। कहते कहते सविता बिलख बिलख कर रो पड़ी। सविता बेटी, कैसे आज़ाद कर दूँ तुम्हें? क्या मुँह दिखाऊंगा ऊपर जाकर तुम्हारे पिताजी को? तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और अब जब तक तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ना सोच लूँ, तब तक तुम यहीं रहोगी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके दोस्त शेखर जी की पत्नी सुमित्रा जी चाय लेकर आ गई और सविता से बोली, हाँ बेटी, तुम्हें यहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। चाय पीकर राम सिंह जी सविता के सर पर हाथ रखते हुए बोले, अपने इस पिता पर भरोसा रखना बेटा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हुए राम सिंह जी सविता को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले गए। उधर पंकज की जिंदगी तो जैसे थम सी गई थी। उसके लिए समय काटना कठिन हो रहा था। सविता की कमी पंकज को ही नहीं, बल्कि उठते जागते ममता जी को भी हो रही थी। 4-5 दिन निकल गए थे, पर अब तक सविता का कुछ पता नहीं चल पा रहा था और पंकज सविता की कमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए एक दिन वो अपनी माँ से बोला, माँ, प्लीज़ सविता को वापस ले आओ, मैं नहीं रह पाऊँगा उसके बिना। वो मेरी आदत बन गई थी माँ। प्लीज़ माँ, उसे कहीं से भी ढूंढ लाओ, लेकिन वापस ले आओ। मैं वादा करता हूँ अब कभी उसकी आँख में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा। मैं उसके हर ख्वाहिश को पूरी करूँगा।
मैं उसके वचन की बेड़ियों में बंधना चाहता हूँ। प्लीज माँ, उसे वापस ले आओ। अपने बेटे के मुंह से सविता के लिए इतना प्यार देखकर ममता जी मन ही मन बहुत खुश हो गई और तुरंत राम सिंह जी के पास जाकर ये खुशखबरी उनको बताने लगी, जिसे सुनकर राम सिंह जी तो खुशी से फूली नहीं समा रहे थे। आखिरकार वे लोग भी तो यही चाहते थे कि पंकज को एहसास हो सविता की कमी का। पर तभी अचानक से ममता जी उदास हो गई और बोली, पंकज के पापा, सविता को गए हुए आज 6 दिन हो गए हैं, पर उसकी कोई खबर नहीं है। कहाँ होगी हमारी बच्ची? मुझे पता है ममता, सविता कहाँ है, पर क्या वो पंकज की जिंदगी में वापस आना चाहेगी? राम सिंह जी थोड़े गंभीरता भरे लहजे में बोले, जी आपको पता है सविता कहाँ है, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ममता जी ने खुश होते हुए कहा। तो राम सिंह जी बोले, हाँ ममता, वो दरअसल मेरे दोस्त शेखर जी के घर पर हैं, पर ये बात अभी तुम पंकज को मत बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पंकज आवेश में आकर कोई कदम ना उठाए, बल्कि पूरी तसल्ली के साथ सविता को अपनी ज़िंदगी में लाने का सोचें। ठीक है जी, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। ऐसा कहकर ममता जी रसोई में अपना काम निपटाने चली गई। इधर पंकज सोना चाह रहा था, पर चाहकर भी सो नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने सविता की छवि घूम रही थी। शायद वो थी ही इतनी अच्छी कि उसकी अच्छाई पंकज पर हावी हो गई थी। सविता आधिपत्य से हटकर खुद को समर्पित करने में विश्वास रखती थी, तभी तो अब तक वो ऐसे बंधन में बंधी थी जो उसका कभी था ही नहीं। ये सब सोचते सोचते पंकज धीरे धीरे चलकर अपने कमरे से बाहर आया और ममता जी और राम सिंह जी को आवाज़ लगाते हुए बोला, माँ, पिताजी, कहाँ हैं आप? मुझे आप लोगों से बात करनी है। पंकज की आवाज़ सुनकर राम सिंह जी और ममता जी जल्दी से बाहर आए और पंकज को सोफे पर बिठाते हुए बोले, हमें बुला लेते बेटा, तुम उठकर बाहर क्यों आए? अभी तो तुम अच्छे से ठीक भी नहीं हुए हो। मैं ठीक हूँ पापा, और मुझे अभी के अभी सविता को ढूंढने जाना है। आप लोग ऐसे आराम से कैसे बैठ सकते हैं, जबकि आपकी बहू कितने दिनों से गायब है? मुझे अभी उसे ढूंढने जाना है। मुझे सविता को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना है। पंकज की बातों से सविता के लिए बेचैनी देखकर अब तक राम सिंह जी को पूरा विश्वास हो गया था कि पंकज सच में सविता को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। इसीलिए वे पंकज को भरोसा दिलाते हुए बोले, तुम चिंता मत करो बेटा, मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी थी। वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सविता को ढूंढने की, और देखना वो जल्द ही मिल जाएगी। कहते हुए राम सिंह जी ममता जी से बोले कि तुम पंकज को अंदर लेकर जाओ, मैं सविता का पता करने जा रहा हूँ। इतना कहकर राम सिंह जी सविता जी से मिलने शेखर जी के घर की ओर निकल गए। वहाँ पहुँचे तो सविता ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ पापा जी, इतनी रात गए, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस तुम्हें अपने घर वापस ले जाने आया हूँ। चलो बेटा, घर वापस चलो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। पंकज तुमसे बेहद प्यार करता है, वो मर जाएगा तुम्हारे बिना। नहीं पापा जी, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। किस रिश्ते से जाऊं, बेटी के रिश्ते से या बहू के रिश्ते से? मैं थक गई हूँ पापा जी, इन रिश्तों के बोझ से। मैं अब और अपमानित नहीं होना चाहती। कहते कहते सविता फूट फूट कर रोने लगी। सविता मत रो बेटी, 6 महीने से रोते तो आई है तुम। अब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी के दिन आ गए हैं। मैंने पंकज की आंखों में तुम्हारे लिए फ़िक्र देखी है बेटी, इसलिए मेरा विश्वास करो, अब वो तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं देगा। अब वापस अपने घर चलो बेटी। कहते हुए राम सिंह जी भावुक हो गए। तो सविता पापा जी कहकर राम सिंह जी से ऐसे लिपटकर रोने लगी जैसे एक बेटी विदाई के समय अपने पिता से लिपटकर रोती है। आज देखा जाए तो राम सिंह जी ने भी एक बेटी के बाप होने का फर्ज निभाया था। खैर, सविता राम सिंह जी के साथ अपने ससुराल जाने के लिए राजी हो गई।
ससुराल पहुंची तो उसकी सास ममता जी उनका बेहद इंतजार कर रही थी। सविता को देखकर वो ऐसे रोई जैसे कोई बेटी शादी के बाद पहली बार अपनी माँ से मिलती है। बाहर की चहल पहल देखकर पंकज भी धीरे धीरे चलकर उनके पास आ गया और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए सविता से बोला, मुझे पता है सविता, तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी क्योंकि मैं हूँ ही इसी लायक, लेकिन अगर तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई तो मैं जीते जी मर जाऊँगा सविता, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा, लेकिन तुम वापस लौट आओ मेरी ज़िंदगी में प्लीज़ सविता। मैं उन 7 वचनों की बेड़ियों में फिर से बंधना चाहता हूँ। कुछ तो बोलो सविता, तुम्हारी खामोशी मुझे अंदर तक चीर रही है। कह दो आज जो भी कहना है, पर ऐसे खामोश मत रहो, नहीं सहन होती तुम्हारी ये खामोशी। आज पंकज की आंखों में अपने लिए इतनी फिक्र देखकर सविता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तभी पास खड़े राम सिंह जी और ममता जी ने दोनों को अपने सीने से लगा लिया और बोले, बस करो बेटा, बहुत रो लिए, अभी भी देर नहीं हुई है, आगे की ज़िंदगी खुशी खुशी से बिताओ, आपके ये माता पिता हमेशा आपके साथ हैं। आज सही मायने में उन दोनों के रिश्ते को सच्ची पहचान मिली थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।